हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में ही हमने एक निर्णय लिया था, आपको पोस्ट दे दी थी YouTube प्लेटफॉर्म पे और अन्य सोशल मीडिया पे भी हमने उस पोस्ट को दिया था कि हम कुछ ही समय में आपके साथ भारत का इतिहास लेके आ रहे हैं। विद्यार्थियों की डिमांड भी थी, सर भारत का इतिहास पढ़ाओ, भारत का इतिहास पढ़ाओ। तो आज वो दिन आ गया है जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं। भारत का इतिहास मैं आपको बिल्कुल 0 पॉइंट से पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम कुछ जियोग्राफी सब्जेक्ट की भी बातें करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अपन इतिहास पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, क्या है कैसे है। भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से देखिए भारत के इतिहास के अंदर, तो भारत के इतिहास को वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास, इतिहास को इतिहास को अध्ययन दृष्टि से अध्ययन दृष्टि से देखते हैं तो इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों की बात करती हैं। फिर इन 3 भागों के बाद में मैं एक बात और बताऊंगा आपको, वो भी ध्यान में रखेंगे। 3 भागों में बांटा गया है जी भारत के इतिहास को। यहाँ पे अपने 3 भाग आ गए। अब आपके दिमाग में चलता होगा, सर ये आगे लाइन और जा रही है, यहाँ पे क्या आएगा। तो वो ही बात है जो मैं इन 3 भागों के बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं भारत के इतिहास में, तो आता है प्राचीन काल या प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन काल के अंदर पढ़ेंगे हम। उसके बाद में फिर बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग आता है मध्यकाल, मध्यकाल का इतिहास। इसके बाद में तीसरा काल आता है, जो काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक आधुनिक काल, आधुनिक काल आता है जी तीसरा काल। इसके बाद ये 3 भाग तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन वर्तमान के अंदर एक भाग और आ रहा है, जो भाग है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, ये भी भारत के इतिहास के अंदर इससे भी प्रश्न आने लगे हैं। अभी पिछले समय में यूपीएससी आरएससी के अंदर आरएस के अंदर इस पार्ट से प्रश्न उठाए गए हैं, तो हम इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे। चलेंगे प्राचीन काल से मध्य काल पे, फिर आधुनिक काल पे और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, उस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन पढ़ने लायक बातें इन्हीं के अंदर मिलती है, भारत का इतिहास जो है। तो प्राचीन काल से प्रारंभ करेंगे। इसके अंदर कुछ काल अलग मिलते हैं, अलग अलग समय के मिलते हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला काल मिलता है, हमने राजस्थान इतिहास प्रारंभ किया था, तब भी मैंने आपको इन काल के बारे में बताया था। सबसे पहले मिलता है जी पाषाण काल। क्या मिलता है? पाषाण काल मिलता है। इसके बाद में मिलता है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल मिलता है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। इसी के साथ में एक काल और पढ़ेंगे, ताम्र, ताम्र पाषाण काल। ये भी इसी के साथ में मिलता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ पढ़ा जाता है। और बात करती हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमने देखा था एक काल आता है वैदिक काल। कौन सा काल आता है? वैदिक काल आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो काल आता है वो काल आता है वैदिक काल। वैदिक काल के बाद में हमने देखा था, वैदिक काल के बाद में आता है महाजनपद।
महाजनपद काल आता है। इसके बाद में एक और काल आता है, वो काल आता है बौद्ध धर्म या जैन धर्म। इसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। ये इस महाजनपद के बाद में आता है, महाजनपद के बाद में आता है। इनके बाद में आता है जी मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में, मौर्य काल के बाद का जो इतिहास है, बाद का जो काल है, उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। उसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल के बाद में फिर जो अगला काल आता है वो गुप्त काल आता है। कौन सा काल आता है जी? इस मौर्योत्तर काल के बाद में आता है गुप्त काल। कौन सा काल आता है जी? गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में भारत जो है वो अलग अलग क्षेत्रों, हिस्सों में बंट जाता है, उसे कहते हैं गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल है? गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ये जो काल है इनसे अपने प्रारंभ करेंगे। पाषाण काल जो है इससे प्रारंभ करेंगे। पाषाण काल के अंदर क्या था, लेकिन मानव को पढ़ना है, इतिहास पढ़ेंगे तो मानव के साथ पढ़ेंगे। तो मानव पढ़ना है तो पहले अपन को मानव का पता होना चाहिए कि मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति व मानव का विकास कब हुआ। फिर पाषाण काल पढ़ेंगे। मानव पाषाण काल में देखते हैं, मानव जो है पाषाण काल के अंदर पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, पत्थर के बर्तनों का उपयोग करता था। तो पाषाण का अर्थ ही होता है वास्तव में तो पत्थर, पत्थर ही होता है पाषाण। तो मानव इस काल के अंदर जो अपने आजीवन के अंदर, जीवन के अंदर आपूर्ति करता है वो पत्थर से करता है। पत्थर उसका संसाधन बना जिससे क्या है वो अपने जीवन के अंदर खाना है, पीना है, शिकार करना है या कुछ और औजार जो अपने जीवन में काम ले सके, वो सारे के सारे औजार थे, पत्थर के औजार थे, उनका उपयोग करता था। पत्थर पाषाण काल की बात करें तो भारत के अंदर पत्थर वहां ही थे, वहां पे ही पाषाण काल था जहां पे पहाड़ियां हैं, पर्वत है। तो भारत के उत्तर के अंदर और भारत के दक्षिण के अंदर जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो क्षेत्र है उत्तर व दक्षिण का क्षेत्र जो होता है ये पाषाण काल का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है? पाषाण काल का क्षेत्र होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ताम्र पाषाण का। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ जो अपना वर्तमान समय में भारत लग रहा है, ये जो सभ्यताएं हैं जहां पे एग्रीकल्चर होती थी, कृषि होती थी, वहां पे सभ्यताएं हैं। तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान का और कुछ हिस्सा अपने भारत का, जिसके साथ में अपना राजस्थान भी आता है, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है वैदिक काल। वैदिक काल का जो क्षेत्र था वो गंगा व यमुना का जो क्षेत्र है वहां पे वैदिक काल से जानकारी मिलती है। उसके बाद में महाजनपद पढ़ते हैं। महाजनपद मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जो जानकारी मिलती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य साम्राज्य आता है, उसके आने से मौर्य काल प्रारंभ हुआ। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आता है, जिसके किसी समाज की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसे मौर्योत्तर काल नाम दे दिया गया कि मौर्य काल का बाद का जो काल है वो मौर्योत्तर काल है। फिर गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश पढ़ेंगे। इसके बाद में भारत अलग अलग हिस्सों में खंडित हो जाता है, भारत के अंदर विदेशी आ जाती हैं, अलग अलग वंश आ जाती हैं, तो गुप्तोत्तर काल होता है। ये अपने पढ़ेंगे प्राचीन काल के अंदर। प्राचीन काल में सबसे पहले बात करेंगे तो बात करेंगे पाषाण काल की, लेकिन पाषाण काल से पहले थोड़ा सा बेसिक और बता देते हैं। मैंने कुछ क्लास प्रारंभ होने से पहले ही कुछ बात कही थी आपको कि इस क्लास के अंदर अपन थोड़ा जियोग्राफी की तरफ ध्यान देंगे। तो जियोग्राफी की तरफ प्रारंभ करते हैं। तो ये एक बार देख लेना, प्राचीन काल के अंदर पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल,
वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, मौर्य काल पढ़ेंगे, उसके बाद में मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, उसके बाद में पाषाण काल प्रारंभ करेंगे। तो पाषाण काल के अंदर ही अपने थोड़ा जियोग्राफी की तरफ ध्यान दे देते हैं। जियोग्राफी की तरफ ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि मैं अभी एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को समझने के लिए, उस लाइन की जो बेसिक जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा जियोग्राफी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पाषाण काल के अंदर हम पढ़ेंगे भूगर्भिक काल, भूगर्भिक काल जिसके अंदर पृथ्वी व मानव की उत्पत्ति व विकास पढ़ेंगे, पृथ्वी व मानव की उत्पत्ति व विकास पढ़ेंगे। तो लिखते हैं अपना पहला टॉपिक पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भूगर्भिक काल। कौन सा? भूगर्भिक काल। भूगर्भिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी व मानव की उत्पत्ति व विकास। मानव की उत्पत्ति व विकास पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा जियोग्राफी के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमें मानव की उत्पत्ति का पता चलेगा। ज्यादा नहीं जाएंगे जियोग्राफी के अंदर। हमारे उमेश सर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जियोग्राफी करा रही हैं, राजस्थान की जियोग्राफी। अगर राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर इस टॉपिक से कोई जानकारी मिलती है तो वो आपको बताएंगे, अन्यथा कुछ ही समय में विद्यार्थियों स्टूडेंटों की डिमांड पे हम आपके साथ लेके आ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो प्रारंभ करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे उमेश सर आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। भारत के भूगोल के अंदर जो भारत के इतिहास के अंदर जो हम बात करेंगे जियोग्राफी की, वो सारी की सारी जानकारी आपको उस क्लास के अंदर उमेश सर द्वारा दी जाएगी। हम आपके सहायता और आपके सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप भी हमारी सहायता करें, हमारी सफलता की ओर ध्यान दे। मिलके चलेंगे तो दोनों सक्सेस होंगे। एक हाथ से कुछ नहीं होता, अगर दो हाथ एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कम समय के अंदर संपूर्ण होता है। तो आप और हम मिलके चलेंगे तब ही हमें सफलता हासिल कर पाएंगे। अपनी जो कोशिश है, कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। हम आपके साथ इसी तरह क्लास लेके आते रहेंगे। अगर आपका सहयोग रहा तो इसी YouTube प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ कुछ अन्य सब्जेक्ट भी लेके आएंगे जो भारत व राजस्थान के अंदर होने वाली जॉब होती है सबसे महत्वपूर्ण। तो भारत व राजस्थान के अंदर होने वाली वैकेंसियां, भर्तियां, उनके अंदर जो सिलेबस रहता है, भारत का रहता है, राजस्थान का रहता है, तो हम अलग अलग स्टाफ की सहायता से आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी कुछ ही समय में हम हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर 2 या 3 स्टाफ और लेके आने वाली हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं है कि हमें उन सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, जानकारी होती है। जो व्यक्ति इस लाइन पे उतरा है, इस रास्ते पे उतरा है, अगर उसके अंदर खुद के अंदर समय पे कोशिश करनी है, विश्वास रखता है, अपने आप में जुनून रखता है, तो मैं आपको ठोक के कहता हूं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि एक व्यक्ति कोई सब्जेक्ट न करा पाए। ज्यादा चलने वाला सब्जेक्ट जो रहता है भारत का भूगोल। बात करें भूगोल की, इतिहास की, पॉलिटिकल की, शिक्षा स्तर में देखें साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, और जो अपने मुख्य सब्जेक्ट रहते हैं वो जो सब्जेक्ट की तैयारी करता है वो बंदा जीके जरूर पढ़ता है। जीके पढ़ता है तो अगर उसके अंदर हुनर है तो वो आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों को एक ही एक टीचर से सुनना, बार बार बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। एक टीचर की आवाज से विद्यार्थी ज्यादा समय तक सुनते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन ये बात है
जिस टीचर का सब्जेक्ट समय का सब्जेक्ट है, ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट वो ही करवा सकता है, लेकिन वो पढ़ा सारे सब्जेक्ट सकता है। इसीलिए हमने हमारे YouTube पर जिस विषय का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वो ही सर करवाएंगे। तो भूगोल करा रही है हमारी उमेश सर। तो भूगोल की जानकारी जो है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, तो ये सारे सब्जेक्ट भूगोल के हैं जो कराएंगे हमारी उमेश सर। और करा रही हैं हिंदी की जानकारी के लिए आपको हमारे जगदीश सर करवा रहे हैं, काफी अच्छा अनुभव है। तो वो भी आप हिंदी के बारे में, ग्रामर है, हिंदी साहित्य है, हिंदी के अंदर कुछ और टॉपिक आता है तो वो हमारे जगदीश सर। और साथ साथ में जगदीश सर आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। रही बात राजस्थान पॉलिटी की, तो राजस्थान पॉलिटी के लिए भी हमें कुछ ही समय में आपके साथ एक नया स्टाफ लेके आ रही हैं जो आपको काफी बेहतरीन तरीके से सरलता से कठिनता की ओर लेके जाएगा, पॉलिटिकल करवाएगा भारत की। राजस्थान की, भारत की तो चल ही रही है, उमेश सर करवा रही हैं, लेकिन वापस हम हमारे इतिहास पे चलते हैं। हम टीचर हैं इतिहास के, इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास। हमने राजस्थान का इतिहास प्रारंभ कर रखा है, राजस्थान की कला और संस्कृति प्रारंभ कर रखी है। कुछ ही समय में हमें धीरे धीरे चलते रहेंगे, इतिहास का कोई भी शब्द नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जुड़ के रहिए हमारे साथ, चलते हैं इसी दृष्टि के अंदर आगे। पृथ्वी व मानव की उत्पत्ति व विकास। पृथ्वी की आयु की बात करती हैं तो हमें अलग अलग बुकों के अंदर, अलग अलग पुस्तकों के अंदर अलग अलग मिलती है। 4.6 मिलती है, 4.8 मिलती है, और कुछ पुस्तकों के अंदर मिलती है 5 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। मतलब ये जो है पृथ्वी की आयु है। इसके बाद में बात करती हैं आगे, इसके बाद में बात करते हैं आगे। पृथ्वी के भागों की बात करें तो पृथ्वी के भागों की बात करते हैं। पृथ्वी के 3 भाग है, 3 भाग है, वो 3 भाग हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। ये मान लो पृथ्वी है, जैसी भी है, मानना है, इमेजिन करना है। 3 भाग की बात की, ये 3 भाग मैंने पृथ्वी के बना दिए हैं। अब 3 भाग है कौन से? जो सबसे पहला बाहरी भाग है उसे कहते हैं महाक्लप। क्या कहते हैं? महाक्लप कहते हैं, महाक्लप कहते हैं। इसके बाद में महाक्लप के जो अंदर का भाग है इसे कहा जाता है युग। इस भाग को कहा जाता है युग कहा जाता है। इसके बाद में जो अंदर का भाग बचता है, बिल्कुल अंदर का भाग बचता है, उसे कहते हैं कल्प, कल्प या शक कहते हैं, कल्प या शक कहते हैं। अब बात करें सर महाक्लप कितने हैं, युग कितने हैं और क्लप या शक कितने हैं? तो महाक्लप की संख्या मिलती है जी 5 मिलती है। युग की बात करें तो युग की संख्या मिलती है जी 4 मिलते हैं। और कल्प शक की बात करें तो ये आपको अभी मैं बताऊंगा, तब देख लेना। वैसे कुल कल्प मैं बता ही देता हूं, कुल जो कल्प है वो 18 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 18 मिलते हैं। महाक्लप की संख्या 5 है, युग की संख्या 4 है, और कल्प या शक की संख्या जो है वो 18 है। आगे बढ़ती है मानव की उत्पत्ति के बारे में। इन्हीं महाक्लप, युग, कल्प, शक से मानव की उत्पत्ति होती है। देखते हैं कब होती है, किस महाक्लप में होती है, किस युग में होती है और किस कल्प या शक में होती है। तो महाक्लप पढ़ेंगे पहले 5, उसके बाद में 4 युग पढ़ेंगे, 4 युग के अंदर पढ़ेंगे 18 कल्प या शक पढ़ेंगे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी, पृथ्वी चल रहा है तो पृथ्वी वैसे ही पता है आपको, जो टॉपिक बनता है वो भूगोल का बनता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हमारे भारत के इतिहास के अंदर, ताकि आपको मानव की उत्पत्ति का पता चले, मानव कैसे उत्पन्न हुआ, मानव की कैसे उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभ करते हैं महाक्लप से। भारत के इतिहास के अंदर मानव की उत्पत्ति पढ़ें तो महाक्लप, महाक्लप मैंने आपको बताए
5 महाकल्प है। कितने महाकल्प है? 5 महाकल्प है। पहला महाकल्प देखते हैं। पहला महाकल्प मिलता है प्री लियोजोइक महाकल्प मिलता है। पहला जो महाकल्प मिलता है प्री पैलियोजोइक है ना, प्री पैलियोजोइक ये जो महाकल्प है ये पहला महाकल्प मिलता है। लेकिन इस महाकल्प के अंदर युग की बात कर लेते हैं साथ साथ में, तो यहाँ पे कोई युग नहीं है, कोई युग नहीं है। इस प्री पैलियोजोइक के अंदर कोई युग नहीं मिलता है। इसके बाद में दूसरे महाकल्प की बात करें तो दूसरा महाकल्प मिलता है जी पैलियोजोइक। दूसरा महाकल्प जो मिलता है वो मिलता है जी पैलियोजोइक महाकल्प मिलता है। इसके अंदर हमें पहला युग मिलता है। मैंने आपको 4 युग बताए थे। पहला युग मिलता है मतलब है प्राथमिक युग मिलता है। क्या मिलता है? प्राथमिक युग मिलता है। इसका नाम ही है प्राथमिक युग। पहले युग का नाम है प्राथमिक युग, पैलियोजोइक महाकल्प में मिलता है। इसके बाद में बात करती हैं 3 नंबर के महाकल्प पे। 3 नंबर के महाकल्प की बात करें तो 3 नंबर का जो महाकल्प है वो मिलता है जी मेसोजोइक महाकल्प। ये जो है ये सेकंड नंबर का युग है, सेकंड नंबर का युग है, तो इसे कहते हैं द्वितीयक युग। इसे कहते हैं द्वितीयक युग। इसके बाद में 4 नंबर महाकल्प की बात करती हैं तो 4 नंबर का महाकल्प मिलता है सीनोजोइक महाकल्प। ये जो मिलता है ये होता है जी 3 नंबर, थर्ड नंबर का युग है। इसे कहते हैं तृतीयक युग कहते हैं इस युग को। अब तक हमने 3 युग पढ़ लिए हैं लेकिन 4 महाकल्प पढ़ लिए हैं, 4 महाकल्प पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं जी 5वां महाकल्प और चौथा युग पढ़ते हैं। 5वां महाकल्प और चौथा युग पढ़ते हैं। ये मिलता है जी नियोजोइक महाकल्प और चौथा 4 नंबर का युग मिलता है चतुर्थक युग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चतुर्थक युग कहते हैं। ये तो हमने पढ़ी है महाकल्प व युग पढ़ी है। अब इन युग के अंदर पढ़ेंगे, युग के अंदर पढ़ेंगे कल्प या शक पढ़ेंगे, कल्प या शक पढ़ेंगे। अभी हमने युग देखा है तो युग में बता दूं मानव की जो उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति होती है तृतीयक युग के अंदर, तृतीयक युग के अंदर। और मानव महाकल्प देखे तो सीनोजोइक महाकल्प में मानव की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखना। 4 नंबर का जो महाकल्प है इसमें तो मानव की उत्पत्ति होती है। युग की बात करें तो तृतीयक युग में होती है। महाकल्प की बात करेंगे तो महाकल्प में देखेंगे अभी आगे कि मानव की उत्पत्ति कब होती है। तो बात करती हैं इन युग से आगे महाकल्प की, महाकल्प की बात करती हैं। तो थोड़ा टॉपिक जो है थोड़ा टफ है, कठिन है, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा थोड़ा आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ आएगा। भारत का इतिहास मैं आपको अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। अब वापस बात करते हैं इनकी कल्प की।
प्री पैलियोजोइक। ये जी था महाकल्प, लेकिन इसके अंदर कोई युग नहीं मिला था, कोई युग नहीं मिला था। लेकिन इस महाकल्प के अंदर दो जो है कल्प मिलते हैं, दो क्या मिलते हैं, कल्प मिलते हैं। वो दो कल्प देखते हैं कौन से हैं, दो कल्प देखते हैं कौन से हैं। पहला मिलता है आर्कियन कल्प, पहला मिलता है आर्कियन कल्प, और दूसरा मिलता है प्री कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा मिलता है प्री कैम्ब्रियन कल्प। आर्कियन कल्प और दूसरा मिलता है प्री कैम्ब्रियन कल्प। ये मिलते हैं जी दो, पहले महाकल्प के अंदर दो कल्प मिलते हैं, लेकिन इस पहले महाकल्प में कोई युग नहीं था, कोई युग नहीं था। इसमें बात करें, इस आर्कियन कल्प के अंदर उत्पत्ति होती है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, बाकी बाद में बात करेंगे। ये जीवन रहित है, जीवन रहित है। पृथ्वी पे किसी प्रकार का कोई जीव नहीं आया था, यहां से सिर्फ नीस व ग्रेनाइट, नीस व ग्रेनाइट चट्टानी मिलती है इस आर्कियन कल्प से। इसके बाद में फिर बात करते हैं दूसरा अपना जो महाकल्प था पैलियोजोइक। पैलियोजोइक महाकल्प था, इसके अंदर युग था अपना प्रथम प्राथमिक युग। प्राथमिक युग के अंदर अपन को फिर मिलते हैं आगे कल्प मिलते हैं, प्राथमिक युग के बाद में इस युग में कल्प मिलते हैं, इस युग में मिलते हैं जी कल्प मिलते हैं। पैलियोजोइक के अंदर कल्प मिलते हैं, वो देखते हैं। यहाँ पे पढ़ा प्री कैम्ब्रियन काल, अब पढ़ते हैं सीधा कैम्ब्रियन कल्प, सीधा कैम्ब्रियन कल्प पढ़ते हैं। पहला युग, पहला जो कल्प मिलता है वो मिलता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन कल्प। क्या मिलता है, कैम्ब्रियन कल्प मिलता है, कैम्ब्रियन कल्प मिलता है। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या मिले थे वो देखते हैं, इसके अंदर क्या मिले थे वो देखते हैं। इसके अंदर विंध्यन जो पर्वत है, विंध्यन जो पर्वत है वो इस कैम्ब्रियन काल में ही उसकी उत्पत्ति होती है। इसके अंदर बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो, हड्डी वाले जो जीव है उनकी उत्पत्ति होती है कैम्ब्रियन काल में। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, बिना जीवे वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति होती है कैम्ब्रियन काल में। इसके बाद में दूसरा काल देखते हैं इस प्राथमिक युग के अंदर, प्राथमिक युग के अंदर ओरोडोविशिन, ओरोडोविशिन नाम का एक कल्प मिलता है प्राथमिक युग के अंदर। ओरोडोविशियन कल्प मिलता है, इसके अंदर मिलते हैं जी रीढ़ की हड्डी वाले जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जीव। कैम्ब्रियन काल में तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले, लेकिन इसके अंदर रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जीव मिलते हैं। इसके बाद में जो कल्प पढ़ेंगी वो कल्प पढ़ती हैं, कौन सा कल्प है जी, वो सिलूरियन कल्प, सिलूरियन कल्प है वो। सिलूरियन कल्प है, सिलूरियन कल्प के अंदर मछली मछली उत्पन्न होती है, क्या होती है, मछली उत्पन्न होती है। और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अच्छा, ये रीढ़ की हड्डी वाला इधर बता दी, ये नहीं है, यहाँ पे तो अमेरिका के अंदर पर्वत का
उभार होता है वो समुद्र के अंदर उत्तरी अमेरिका, अमेरिका का कुछ हिस्सा समुद्र के अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके अंदर सिल्यूरियन के अंदर मछली का उत्पन्न होता है और रीढ़ की हड्डी वाली जीव उत्पन्न होती है। किसके अंदर आता है? सिल्यूरियन के अंदर रीढ़ की हड्डी वाले जीव। और देखती हैं इसके बाद में पढ़ेंगे डेवोनियन। डेवोनियन डेवोनियन कलप मिलता है। डेवोनियन कलप मिलता है। इसके अंदर शार्क मछली मिलती है। क्या मिलती है? शार्क मछली मिलती है। मछली तो इसमें भी मिलती है, लेकिन ये बड़ी मछली मिलती है। और इसके अंदर मिलती है 40 फीट की ऊंचाई के पेड़ मिलते हैं। इसी डेवोनियन के अंदर, डेवोनियन क्लब के अंदर शार्क मछली मिलती है और 40 फीट लंबे पेड़ मिलते हैं। इसके बाद में एक और मिलता है, क्लब मिलता है कार्बोनिफेरस क्लब। कार्बोनिफेरस क्लब मिलता है। कार्बोनिफेरस क्लब मिलता है। इसके अंदर मिली थी 40 फीट लंबे पौधे, पेड़ पौधे इसके अंदर मिलते हैं जी। 100 फीट लंबे पेड़ मिलते हैं। 100 फीट लंबे पेड़ मिलते हैं। ये पेड़ ही जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर दबके, पृथ्वी के अंदर मिलके ही कोयला बनती हैं। ये पेड़ ही कोयला बनी थी, जो कोयला अब निकलता है। इसके बाद में मिलता है, इसके बाद में एक क्लब और मिलता है। 5 क्लब इसके अंदर देख लिए अपने। छठा देखते हैं प्रीमियम क्लब। प्रीमियम क्लब ये मिलता है। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलता है। इसमें मिलता है जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट का पर्वत मिलता है इस परमियन। इसके बाद में देखते हैं, ये हमने पढ़ लिए, 2 इधर पढ़े, 6 इधर पढ़े, कुल मिला के 8 क्लब पढ़े हैं। दोबारा देख लेते हैं। प्री पैलियोजोइक के अंदर आर्कियन क्लब मिलता है, प्री कैम्ब्रियन क्लब मिलता है। इसके बाद में दूसरा महाक्लब है पैलियोजोइक। इसके अंदर पहला जो क्लब मिला कैम्ब्रियन क्लब मिला, दूसरा मिला ऑर्डोविशियन, तीसरा मिला सिल्यूरियन, चौथा मिला डेवोनियन और उसके बाद में 5वां मिला कार्बोनिफेरस और छठा मिला परमियन क्लब। ये हमने देख लिया। इसके बाद में और आगे चलती हैं और क्या मिलता है। इसके बाद में पैलियोजोइक के बाद में मिलता है मेसोजोइक। क्या मिलता है? मेसोजोइक महाक्लब उसमें पढ़ती हैं। जब तक पढ़ेंगे जब तक हमें मानव की उत्पत्ति न कर दे। ये जो है सेकंड द्वितीयक युग है, ये महाक्लब है, ये युग है। अब पढ़ती हैं इसके अंदर कलप पढ़ती हैं। क्या पढ़ती है जी? कलप पढ़ती हैं। इसके अंदर पहला कलप मिलता है त्रेशिक कलप। त्रेशिक कलप मिलता है। इस कलप के अंदर रेंगने वाली जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। जिसकी रेंगने वाली जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। इसके आगे पढ़ती है। इसके बाद में जो कलप मिलता है जुरेसिक कलप मिलता है। कौन सा कलप मिलता है? जुरेसिक कलप मिलता है। जुरेसिक कलप मिलता है। इस कलप के अंदर पक्षियों की उत्पत्ति है, जो जमीन पे भी चल सकती हैं और आसमान में उड़ सकती हैं।
क्योंकि उत्पत्ति होती है जुरेसिक के अंदर। इसके बाद में पढ़ते हैं क्रेटिस। क्रेटिस इसके अंदर उत्पत्ति होती है जी, कछुआ जो होता है, कछुए की उत्पत्ति इस कल्प के अंदर होती है। कछुआ इस कल्प के अंदर आता है और दूसरे युग के अंदर आता है और तीसरे महाकल्प के अंदर कछुआ जो है वो अपनी उत्पत्ति लेता है। ये जो है इसके अंदर है 3 कल्प। दूसरा युग है, द्वितीय युग है और तीसरा मेसोजोइक जो है महाकल्प है। ये देख लिया आपने। इसके बाद में बढ़ते हैं थर्ड युग, तृतीय युग और चौथा सीनोजोइक। महाकल्प में क्या मिला, क्या युग है, क्या कल्प है, वो देखते हैं। ये देख लेना, इतना बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझना इसको, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। इसके बाद में सीनोजोइक है, सीनोजोइक महाकल्प है। और युग कौन सा है जी, ये युग है तृतीय युग, मतलब थर्ड युग, तीसरा युग है। तो ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, बाकी आप तृतीय युग ही लिखना। इस युग के अंदर क्या होती है, इस कल्प के अंदर क्या होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। अभी वो देखेंगे कौन से कल्प के अंदर होती है, कौन से कल्प के अंदर होती है। इसके अंदर प्लियोसीन नाम का कल्प मिलता है, प्लियोसीन नाम का कल्प मिलता है, प्लियोसीन नाम का कल्प मिलता है। दूसरा कल्प देखते हैं, दूसरा कल्प कौन सा मिलता है, इसके अंदर इयोसीन एक कल्प, दूसरा कल्प मिलता है। कौन सा कल्प मिलता है, इयोसीन, इयोसीन दूसरा कल्प मिलता है। फिर एक कल्प और मिलता है, एक कल्प और मिलता है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन तीसरा कल्प मिलता है। कौन सा कल्प है, तीसरा कल्प ओलिगो, ओलिगोसल्प, ओलिगोसीन कल्प, ठीक है। इसके बाद में मायोसीन कल्प मिलता है। कौन सा कल्प मिलता है, मायोसीन, मायोसीन कल्प आता है। ये कल्प मायोसीन कल्प आता है, मायोसीन कल्प आता है। इसके बाद में प्लायोसीन कल्प आता है, पांचवा कल्प आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन कल्प आता है। इस तृतीयक युग के अंदर, सेनोजोइक महाकल्प के अंदर जो प्लायोसीन कल्प आता है, इस कल्प के अंदर ही मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। ये लो जी, इस कल्प के अंदर हमने मानव की उत्पत्ति कर दी। तो ध्यान रखना, प्लायोसीन कल्प, तृतीयक युग और सीनोजोइक महाकल्प के अंदर मानव की उत्पत्ति होती है। ये पढ़ लिया मानव की उत्पत्ति। तीसरे युग तक आ गए और चौथा महाकल्प पढ़ लिया और कल्प पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं नियोजोइक महाकल्प और चौथा चतुर्थक युग, वो भी देख ही लेते हैं। जब इतना पढ़ लिया तो वो पढ़ने में अपन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तृतीयक युग के अंदर ये जो कल्प है प्लायोसीन कल्प, इसे ध्यान रखना है। यहाँ से मानव की उत्पत्ति होती है, यहाँ से क्या होती है, मानव की उत्पत्ति होती है। अब पढ़ते हैं नियोजोइक। ये है जी महाकल्प और चतुर्थक युग है ये, चतुर्थक युग है ये। अब इसके अंदर पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे कल्प पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल्प पढ़ेंगे। इसके अंदर दो कल्प आते हैं, एक के अंदर तो मैदानी भागों का, मैदानी भागों का जो होता है निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है।
और इस कल्प के अंदर जो पहला कल्प पढ़ेंगे इस युग के अंदर, उस कल्प के अंदर ही भारत में पाषाण काल जो है, पाषाण काल का उत्पन्न होना होता है। तो पढ़ते हैं, क्या नाम है? प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन कल्प है ये। कौन सा कल्प है? प्लिस्टोसीन कल्प है। इसके अंदर मिलता है भारत में पाषाण काल, भारत में पाषाण काल, भारत में पाषाण काल और एक मानव का कंकाल भी मिला है भारत के अंदर, इस काल के अंदर, इस कल्प के अंदर। इसके बाद में होलोसीन मिलता है। होलोसीन, होलोसीन कल्प मिलता है और ये सर्वाधिक सर्वाधिक नवीन कल्प है। ये क्या है? सर्वाधिक नवीन कल्प है। तो अब ध्यान रखेंगे, प्लिस्टोनो प्लिस्टीनोसिन के अंदर तो होता है जी पाषाण का उत्पत्ति, लेकिन इससे पहले पढ़ा मानव की जो उत्पत्ति होती है वो होती है प्लायोसीन से। प्लायोसीन से मानव की उत्पत्ति होती है, जिसे रामा पिथकस कहा जाता है। उस समय के मानव के पूर्वज को रामा पिथकस कहा जाता है, रामा पिथकस कहा जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी वो मानव की उत्पत्ति के बारे में थी, जीव जंतुओं के उत्पत्ति के बारे में थी, वनस्पति की उत्पत्ति के बारे में थी, किस काल के अंदर कौन सा पर्वत बना, किस काल के अंदर क्या घटना घटी है, किस कल्प के अंदर क्या होता है, सारी की सारी जानकारी जो है हमने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ जो जानकारी है वो हमने एक दृश्य के अंदर देखा, लेकिन बाकी की जो जानकारी है वो आप जियोग्राफी में पढ़ लेंगे। इसीलिए मैंने भारत के इतिहास में जियोग्राफी को नहीं घुसाया। तो ये जो थी मानव की उत्पत्ति, पृथ्वी पे कैसे विकास होता है, कैसे जीव जंतु आते हैं, कैसे वनस्पति होती है, किस प्रकार पर्वत बनते हैं, किस प्रकार मैदानी भाग का उत्पन्न होना है, ये सारी की सारी घटना हमने इस क्लास में पढ़ी है। तो आशा करता हूँ साथियों मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।